स्टार्टिंग के अंदर ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 20% मेंटल होता है और 80% आपका फिजिकल होता है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी 20% रह जाएगी एंड 80% आपका मेंटल रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो डे। आज मैं आपको पैराग्लाइडिंग के ट्रेनिंग एंड इनके स्कूल्स के बारे में बताने वाला हूं कि आप ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं एंड कैसे ये हॉबी आगे परस्यू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये ध्यान में आता है कि ये पैराग्लाइडिंग कौन लोग कर सकते हैं। अब एक्चुअली इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। पैराग्लाइडिंग एनी पर्सन फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज टिल अपवर्ड्स, जब तक आपकी हेल्थ परमिट करती है तब तक आप ये कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। आप 60 ईयर्स के भी हो सकते हैं, आप 70 ईयर्स के भी हो सकते हैं। ये है, अगर आपके पैर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टेमिना है आप में, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। ऐसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो लोग 60 ईयर्स से उन्होंने स्टार्ट किया है, अभी आज की डेट में वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग एक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट है। एक्सट्रीम एडवेंचर से ये नहीं है कि वो आप फ्लाई कर रहे हो तो इसलिए एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम इसलिए है कि क्योंकि आपको नेचर को लेके उसके रिसोर्सेज यूज़ करके आपको इसको फ्लाई करना पड़ता है और कभी कभी वो आपके साथ होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं। तो बेसिकली आपके 3-4 चीज़ें हैं जो नेचर की, जो आप यूटिलाइज़ करके आप फ्लाई करते हो, जिसमें से एक आपका ग्रेविटी है, एक विंड है और एक आपकी सन से जो हॉट एयर क्रिएट होती है, थर्मल क्रिएट होता है ग्राउंड पे, वो है। तो इन तीनों रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को आपको यूज़ करके आपको उसके साथ मिल के आपको फ्लाई करना होता है, इस स्पोर्ट को आगे लेके जाना होता है। अब इसमें जो पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जो कि P1, P2 एंड P3 है। ये जितने भी आप साइट्स पे देखोगे या स्कूल में आप जाओगे तो यही बोलेंगे आप P1, P2, P3 कितना रेंज तक आपको जाना है या क्या करना है। एक P4 भी होता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। P1 बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्लाइडिंग होती है, जो कि 2-3 दिन या 4 दिन की होती है, जिसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ पैराग्लाइडिंग सिखाया जाता है, जो कि इंस्ट्रक्टर्स होते हैं साथ, और आपको वो फ्लाई करवाते हैं किसी छोटे हिल से और आपको बेसिक नॉलेज देते हैं पैराग्लाइडर की कि क्या चीज़ है और कैसे इसको लॉन्च करना है और कैसे लैंड करना है। तो P1 में ये चीज़ होती है। P1 में थोड़ा बहुत आपको होता है कि लेफ़्ट राइट जाना और लैंडिंग के टेक्निक्स हैं, वो थोड़ी बहुत ब्रीफ बताई जाती हैं। पूरा टाइम रेडियो पे आप होते हो तो आपको पूरा टाइम इंस्ट्रक्शन मिलती रहती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड आप सेफली लॉन्च करते हैं एंड सेफली लैंड करते हो। लॉन्चिंग थोड़ी सी असिस्टेड होती है इसके अंदर, मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको थोड़ा सा लॉन्च में हेल्प करते हैं, एंड लैंडिंग नॉर्मली आपको खुद करनी पड़ती है, बट वो रेडियो पे आपको बताते रहते हैं कि कब आपको लैंड करना है या क्या तरीका लैंड करने का। इसके बाद जो आता है वो P2 आता है। P2 में P1 की सारी चीज़ें आती हैं, प्लस P2 में थोड़ी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि 360 डिग्री टर्न्स और कुछ लॉन्चिंग की टेक्निक्स इम्प्रूव हो जाती हैं। आपके इवन जो हिल का जो हाइट है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा एयर टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। लैंडिंग भी इसके अंदर थोड़ी आपको नई न्यू टेक्निक्स बताते हैं, प्लस अप्रोच बताते हैं, लैंड का एरिया कैसे चूज़ करना है और कितने देर पहले से अप्रोच करना शुरू कर देना है ताकि आप राइट जगह आप लैंड कर पाओ। तो ये P1 एंड P2 हैं। नॉर्मली जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर, तो वो P1 कुछ लोग तो P1 अलग कराते हैं, P2 अलग कराते हैं। कई लोग नॉर्मली P1 P2 को कंबाइन करके ही देते हैं एज अ पैकेज। उसका मेन रीज़न ये है कि P1 कभी कभी इतना सफिशेंट होता नहीं है कि आप कुछ P1 करके आप वापस चले जाओ और फिर बाद में आके आप P2 करो। तो क्योंकि बाद में जब आके P2 करते हो तो P1 का भी आपको रिफ्रेशर एक तरह से करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका होता है आपको ट्रेनिंग लिए हुए। तो इसलिए कुछ स्कूल हैं जो P1 एंड P2 एक साथ ही कराते हैं। इसके नेक्स्ट आता है P3। अगर आप P1 एंड P2 के अंदर थोड़ा अच्छा आपने कर लिया है और अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया है कि लैंडिंग कैसे करनी है, लॉन्च कैसे करना है, तो वो P3 में आगे आप ग्रेजुएट हो सकते हो।
एंड P3 नॉर्मली एक जैसे आप कह सकते हैं मिड लेवल का कोर्स है, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो। उसमें वेदर की काफ़ी सारी चीज़ें आपको आती हैं, लॉन्चिंग टेक्निक्स और इम्प्रूव हो जाती हैं इसमें। कुछ जैसे आप इसमें 2 टाइप के लॉन्च होते हैं, एक फॉरवर्ड लॉन्च होता है और एक रिवर्स लॉन्च होता है। तो उसमें आपको रिवर्स लॉन्च भी सिखाया जाता है। नॉर्मली पहले वाले में P1 P2 में फॉरवर्ड लॉन्च ही आप करते हो, और इवन लैंडिंग टेक्निक्स एंड हवा में डिसेंट जल्दी से अगर करना है, कुछ सेफ्टी टेक्निक्स, ये सब चीज़ें इसमें एडिशनली आ जाती हैं। अगर आप P1 P2 एंड P3 तीनों कर लेते हो तो एक तरीके से ये है कि आप एक पायलट बन जाते हो, जो कि रेडियो कंट्रोल से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। मतलब इसमें आपको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ सकती है और थोड़ी बहुत नहीं भी पड़ सकती है। बट ये है कि P3 करने के बाद आपको कुछ आवर्स इकट्ठे करने होते हैं, ताकि आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहें और आवर्स इकट्ठे, एयर टाइम के आवर्स इकट्ठे करते रहें। तो उसमें आपकी जो पकड़ है या जो स्ट्रेंथ है पैराग्लाइडिंग में, वो बहुत बढ़िया हो जाती है। बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करनी होती हैं। एक इसमें आता है P4। P4 एक्चुअली क्या है, ये एडवांस लेवल ऑफ P3 होता है। P4 नॉर्मली ज़रा बोला जाता नहीं है। इसमें एडवांस सेफ्टी लेवल्स एंड एडवांस आपके पैराग्लाइडिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। P3 के आसपास जो P3.5 आप मान लीजिए, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, उसमें आ जाता है आपके 2 चीज़ें और आ जाती हैं। एक आपका आता है रिज सोरिंग। रिज सोरिंग वो होता है जो आप रिज, जो माउंटेन का रिज होता है, उसके साइड में आप सोरिंग करते हैं। बेसिकली हवा जो आती है माउंटेन की तरफ और ऊपर जाती है, तो उसको यूज़ करके आप उसमें लेफ़्ट एंड राइट एंड लेफ़्ट, आगे पीछे आप फ्लाई करते हैं एंड उससे आप अपनी हाइट गेन करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो रिज सोरिंग आपका P3 के बाद आता है एंड वो काफ़ी मज़ेदार होता है। काफ़ी लोग क्योंकि आप इसमें एयर टाइम आपको काफ़ी मिल जाता है, काफ़ी देर तक आप हवा में रह सकते हैं। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, थर्मलिंग आती है, जो कि P3 के बाद ही आती है, या P3 के अंदर जस्ट P3 के बाद आपको मिल जाती है करने के लिए। थर्मलिंग वो है जब ज़मीन गर्म होती है, जो हॉट एयर ज़मीन से क्रिएट होती है, वो ऊपर जाती है, तो उसको आपको ढूंढना होता है। अर्थ के पैरामीटर्स देख के, अलग अलग जगह देख के और आइडिया लगा के, और उसके अंदर आपको सर्कल अराउंड करना पड़ता है, जिससे कि आपको हाइट गेन होती है। टिपिकली एक, जैसे अगर आप कोई वल्चर देखें या कोई चील देखें या कोई ईगल देखें जो राउंड राउंड घूम रही होती है बिना किसी एफर्ट के, तो वो यही कर रही होती है। तो ये आप सीखते हो P3 के जस्ट बाद, एडिशनली आप सीख लेते हो। तो P3 P4 के बीच में ये रिज सोरिंग एंड आपका थर्मलिंग आ जाता है, जिससे आप P4 के अंदर आप एंटर हो सकते हो। P4 बेसिकली यही है कि आप एक्सपीरियंस लेते रहो, तो आप P4 में आप आ जाते हो। कुछ 1-2 चीज़ें और हैं, जिसके अंदर एक आपका SIV करके एक कोर्स आता है, जो कि आपका मेन सेफ्टी के लिए होता है, जो नॉर्मली आपका वाटर के ऊपर किया जाता है, जिससे कि आप अपने ग्लाइडर को डिस्टेबलाइज करना सिखाते हैं आपको। एंड डिस्टेबलाइज करने के बाद आप कैसे उसमें से रिज़र्व आप अपना फेंकें, और जिससे आप एक मुश्किल से सिचुएशन में से आप बाहर आ सकें। तो वो सारी सेफ्टी टेक्निक्स होती हैं जो SIV के अंदर आती हैं। उसके बाद एक और आता है, कई लोग करते हैं जो एडवांस लेवल पे जाते हैं, जो क्रॉस कंट्री होता है। क्रॉस कंट्री बेसिकली एक हिल से दूसरे हिल और दूसरे हिल से तीसरे हिल आप जा सकते हो। कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप जाके वापस भी आ सकते हो बिना किसी पावर के। आप सिर्फ थर्मलिंग करके या रिज सोरिंग करके आप जा सकते हो। ये नॉर्मली P4 के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद यही है कि आप एक्सपीरियंस आप लेते जाओ एंड आप आगे आगे करते जाओ। P3 के अंदर आप ये है कि आपको कि कोई स्कूल आपको एग्ज़ाम भी लेता है आपसे, एंड वो आपको रिटन एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें लेता है, और उसके बाद आपको पास करता है। नॉर्मली जो पासिंग परसेंटेज होती है वो आपका 80, 90, 100% ही होती है, हायर साइड पे होती है हमेशा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एरर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपने एरर की तो बहुत उसमें आप काफ़ी भुगत सकते हो। कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर से देख के सीख लेते हैं। कई लोग सही भी सीख लेते हैं, कई लोग नहीं भी सीखते हैं। बट ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप कहीं यूट्यूब से कहीं लेफ़्ट राइट कहीं देख के या कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सीखें,
क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर आप खुद से सीखते हैं तो रिस्क फैक्टर इतना हाई होता है कि अगर आप सीख रहे हैं और आपको बाय चांस छोटा मोटा भी बोन इंजरी या मसल इंजरी हो जाए तो आपका 6 मंथ्स 1 ईयर तो आपका सीधा सीधा चले जाएगा। उसके बाद आप रिकवर करते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कितनी अच्छी तरीके से आप फ्लाइंग कर सको। पैराग्लाइडिंग में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ये पूरा एक गेम स्टार्टिंग के अंदर ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 20% मेंटल होता है और 80% आपका फिजिकल होता है, क्योंकि आपको इसमें ग्राउंड हैंडलिंग करनी पड़ती है। ग्राउंड हैंडलिंग वो होती है कि ग्लाइडर को कैसे आपको ऊपर उठाना है एंड रन करना है, एंड उसके बाद एक तरीके से हिल से आपको एयर में कैसे आना है। उसमें ये होता है कि ग्लाइडर को कैसे आपको संभालना है, जो लेफ़्ट राइट जा रहा है आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है कि वो स्ट्रेट रहे एंड जहाँ आप उसको लेके जाना चाहें वहाँ वो ग्लाइडर जाए। ग्राउंड हैंडलिंग के अंदर काफ़ी फिज़िकल एक्टिविटी होती है। आप बहुत थकते हैं और आपको शूज़ वगैरह अच्छे चाहिए और थोड़ा स्टेमिना आपको अच्छा चाहिए जिससे कि आप अच्छा भाग सकें एंड आप कंट्रोल कर सकें ग्लाइडर को। अब ये है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं P1, P2, P3 तक जाते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी उस टाइम आपकी ऑलमोस्ट 20% रह जाएगी एंड 80% आपका मेंटल रहेगा। तो वंस आप फ्लाइंग शुरू कर देते हैं और वंस आप एयर में होते हैं तो आपका मेंटल कैलकुलेशंस और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। आपके आइज़, आपके ईयर्स, आपके दिमाग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही होती है, तो मेंटल गेम ज़्यादा हो जाता है बाद में। तो ग्राउंड हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड हैंडलिंग P3 के अंदर थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। P3 के अंदर आप रिवर्स लॉन्च आपको सिखाया जाता है। अब रिवर्स लॉन्च में ये होता है कि आप ग्लाइडर देखते हुए आप लॉन्च करते हैं एंड फिर गोल घूम के वापस मुड़ के एंड फिर आप एयर में आते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग P3, P1, P2, P3 तीनों उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड हैंडलिंग जो लोग सीख भी लेते हैं पैराग्लाइडिंग, वो भी बाद में भी कंटिन्यूसली करते रहते हैं, जिसको काइटिंग भी बोलते हैं। तो ग्राउंड हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक एरिया के अंदर आपको ग्लाइडर को संभाल के रखना, उसको ड्रिफ्ट नहीं होने देना लेफ़्ट या राइट, और अपने काबू में रखना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एंड कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में, आपके रिफ्लेक्सेस में सेट हो जाता है एज एंड व्हेन आप जैसे प्रोग्रेस करते रहें, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ग्राउंड हैंडलिंग होगा एक इसके अंदर P1, P2, P3 जो तीनों कोर्स हैं वो रफली आप ये मान लीजिए P1 एंड P2 नॉर्मली 5 डेज़ के आसपास में हो जाता है। 1 या 2 दिन में P1 हो जाता है और 2-3 दिन में P2 हो जाता है। तो नॉर्मली P1, P2 आपका 5-6 डेज़ में हो जाता है। कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन जो पर्सन कर रहा है, अगर उसको नहीं आया या नहीं होए उससे तो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। P3 के लिए भी रफली 5 डेज़ चाहिए होते हैं। तो ओवरऑल P1 से P3 के बीच जो ड्यूरेशन है वो रफली 10 या 12 डेज़ का होता है। कई स्कूल थोड़ा कम कराते हैं, कई स्कूल्स थोड़ा ज़्यादा करा लेते हैं। अब इसकी जो कॉस्ट की बात है, एक एवरेज जो कॉस्टिंग है वो 5,000 रुपीज़ से 6,000 रुपीज़ अ डे होती है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 10 दिन का P1 से P3 तक का कोर्स है, आपका टोटल P3 तक का कोर्स है, तो एवरेज में 60,000 के आसपास आपका कॉस्ट आएगा। कई स्कूल्स उसमें रहना खाना पीना भी इंक्लूड करते हैं, कई जगह आपको अलग से अपना रहना खाना पीना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये होता है। जो मेन पैराग्लाइडिंग स्कूल्स हैं वो 2 जगह हैं इंडिया के अंदर। एक है आपके पुणे के पास कामशेत में, और एक है बीर बिलिंग जो आप काफ़ी फेमस है हिमाचल में। तो दो जगह स्कूल्स काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आप साउथ में रहते हैं तो बेस्ट है कि आप कामशेत चले जाएं पुणे के वहाँ, एंड वो बेस्ट रहेगा, आपको ज़रा ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो उधर आप P1, P2, P3 सीख सकते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं वहाँ, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप किसी से भी आप बात करके सीख सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र एंड उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं तो बेस्ट आपके लिए बीर बिलिंग रहेगा, क्योंकि बीर में जो आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है वो कामशेत में नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी हिल है वहाँ जहाँ से आप फ्लाई कर सकते हो। एंड बीर में जो एक स्कूल है PG गुरुकुल, वो इंडिया का बेस्ट स्कूल माना जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए, तो उनकी डिटेल भी मैं आपको साथ दे दूँगा। कामशेत में काफ़ी स्कूल्स हैं,
तो वहाँ ये है थोड़ा सा ज़्यादा आपको फैंसी एंड कमर्शियल तरीके से आपको करने को मिलेगा, जिसमें आपकी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ वगैरह भी वो खींच लेते हैं, कर देते हैं, आपको देते हैं। बीर बिलिंग थोड़ा सा ज़्यादा फ्लाइंग ओरिएंटेड है। इतना आपको वहाँ कोई भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं स्कूल बना के देगा, वो ज़्यादातर अपने काम पे ही फोकस रहते हैं। तो थोड़ा इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो आप जो आपको जिस तरीके से सही लगे आप वो वहाँ स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग 2 तरीके से होती है, एक आप माउंटेन से लॉन्च करते हैं, एक आप विंच से लॉन्च करते हैं। माउंटेन से लॉन्च बेसिकली यही होता है कि माउंटेन से आप जंप करते हैं, भाग के आप एयर में आते हैं। विंच एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप एक केबल से बंधे होते हैं और एक स्पेशल मशीन होती है जिसको विंच बोलते हैं, उसके थ्रू आप लॉन्च करते हैं, टिपिकली लाइक पैरासेलिंग। तो उसमें वो एक टेक्निक है जो यूएस वगैरह काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, इंडिया में भी कई जगह यूज़ होती है। मेरी खुद की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 80% विंच पे हुई है एंड बाकी 20% मैंने हिल से मैंने सीखा हुआ है। तो विंच से भी आप सीख सकते हैं जो कोई स्कूल सिखाते हैं, और आप हिल से भी सीख सकते हैं। दोनों सिमिलर चीज़ें ही होती हैं। मेन यही होता है कि आप अगर विंच से सीखें तो आप हिल से भी उसकी प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप हिल से लॉन्च नहीं कर पाएंगे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं उसको हैप्पीली आंसर कर सकता हूँ, एंड आप वो अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं एंड मैं आंसर कर दूँगा उनको। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर मैं थोड़ा पैराग्लाइडर के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा और मैं डिटेल दूँगा। तो टिल देन सी यू।